Good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Fusion Classes. आज हम लोग थर्ड लेक्चर ऑन दी एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बेसिकली ग्रेजुएशन के जितने भी सिलेबस है उस सब में सबसे पहला लेक्चर में यही दिया हुआ है, बोर्स एटॉमिक थ्योरी। इसी के बाद उस बारे में बात करना है, ठीक है। पर हम लोग दो वीडियोस एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा बेसिक के बारे में जानना चाहिए था, जिसमें एक में क्या था, हम लोग बेसिकली थॉमसन और रदरफोर्ड देखे थे और एक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि उन सबको यूज करना था इसमें, तो इसीलिए मैंने वो वीडियोस बनाया है, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव टू दी बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग ये पता करना है कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी आया क्यों। क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में एक ड्रॉबैक था कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाया था। आई होप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो आप लोग फर्स्ट लेक्चर में जाके एक बार देख सकते हो कि क्या उसका ड्रॉबैक था। उसी को ठीक करने के लिए ये बोर्स का एक थ्योरी आया। रदरफोर्ड ऑलमोस्ट सारी चीजें एकदम सही बोले थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं था, बस एक ही चीज थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि उसका जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन वो अच्छे से नहीं कर पाए थे। बोर इस चीज को थोड़ा सा सुधारा। तो लेट्स मूव टू दी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो सबसे पहला बोर का जो मॉडल था एटम का, उसमें सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। सबको पता है, ये बताने की बात है नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और वो क्या करता है, न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों ओर घूमते रहता है, ठीक है। किसमें, इन अ डेफिनिट सर्कुलर पाथ। यही चीज रदरफोर्ड नहीं बोले थे, वो सिंपल बोल दिए थे एक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहता है। यहां पे क्या लिया, एक डेफिनिट सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट और एनर्जी सेल। मतलब इसका क्या हुआ कि हर सेल, जितने भी सेल है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे ये एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, ये सब सेल का अपना अपना एक एनर्जी है, तभी इसको नाम क्या दिया जा रहा है, एनर्जी सेल्स, ठीक है। अभी ऑर्बिट्स कैसा हो सकता है, n = 1 2 3 4 या फिर k l m n, जो हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं। तो आई होप सबसे पहला पोस्टुलेट सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है, एक डेफिनिट ऑर्बिट में, जिसको हम लोग एनर्जी सेल नाम दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भाई ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अगर एक तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बता हर एटम के पास कितने सेल्स होते हैं, अगर तुमसे कोई एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो बोलते हैं हाइड्रोजन के पास कितने सेल होते हैं, कार्बन के पास कितने सेल होते हैं, तो याद रखना बच्चों, सेल इनफाइनाइट होते हैं। हाइड्रोजन के पास भी इनफाइनाइट सेल्स होते हैं। तो बोलोगे सर फिर हम लोग तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, या तो 1 या तो 1s1। भाई हम लोग उसको दिखाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम लोग नहीं बताते हैं ना कि वो एक इलेक्ट्रॉन कहां तक जा सकता है। तो याद रखना, ये बहुत बेसिक एकदम सिंपल सा चीज है जिसको बहुत को नॉलेज नहीं है। सेल्स आर इनफाइनाइट, ईच एटम हैव इनफाइनाइट एनर्जी सेल्स। हम लोग कंसीडर उसी को करते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट बोलता है कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, यहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर उसको नेक्स्ट, जैसे इसका नेक्स्ट वाला सेल तो ये है, अगर इसको यहां जाना है, ठीक है, जैसे मान लो तुम भाई अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में घुसे हैं, ठीक है, पर हमको 5th फ्लोर में जाना है, तो ऑब्वियस सी बात हमको एनर्जी चाहिए ना। तो उसी तरह अगर किसी इलेक्ट्रॉन को उसके हायर शेल में जाना है, जैसे ये मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं इसको n = 1 है, ठीक है, इसको ले लेते हैं n = 1। तो ये फर्स्ट शेल में है, फर्स्ट शेल से अगर इसको सेकंड शेल में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी चाहिए। कौन सा एनर्जी, दैट इज hν। hν क्या है, hν लाइट एनर्जी है। लाइट, मान लो कोई भी लाइट रेडिएशन होता है ना, तो देखे होगे कोई मिल गया में जादू, याद आ रहा है भाई, उसको कहां से एनर्जी मिलता था, लाइट से, धूप से, है ना। तो वो धूप भी एनर्जी सोर्स है, और वो धूप का कितना होता है एनर्जी, hν। तो ये hν एनर्जी सोर्स है, जो अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो वो क्या कर जाएगा, नेक्स्ट एनर्जी सेल में जंप कर जाएगा। एट द सेम टाइम मान लो कोई हायर एनर्जी सेल में, कोई हायर एनर्जी सेल है, मान लो ये E1 है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, मान लो कोई सेकंड सेल से अगर फर्स्ट सेल में आता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आ रहा है ना,
और जब न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो रिलीज भी कितना करेगा, Hν। अब तुम बोलोगे सर लिया भी Hν, रिलीज भी करेगा Hν, क्यों? तो सिंपल सा बात है भाई, यहां से अगर यहां जा रहा है तो हायर एनर्जी में जा रहा है, तो वो कितना एनर्जी लेगा, Hν। वापस जब आएगा तो भाई वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको छोड़ेगा ना भाई, क्योंकि एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सबको ही पढ़े होंगे, है ना। तो इसीलिए वापस जब आएगा वो वापस से क्या करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, और कितना, Hν के बराबर ही। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आई होगी? तो सेकंड पोस्टुलेट बोलता है द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू ए हायर एनर्जी लेवल बाय गेनिंग द रिक्वायर्ड एनर्जी, मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी गेन करके, एंड एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल बाय लूजिंग एनर्जी, जो कि हम लोग बेसिकली अच्छे से देख सकते हैं, ये डायग्राम शो कर रहा है, दोनों डायग्राम। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं, थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, व्हिच मींस that the energy of the electron in a particular energy cell remains constant, therefore these orbits are also called stationary state or ground state। इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का पहले एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहां रहेगा, फर्स्ट सेल में, तो वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं, जिसमें बिना किसी एनर्जी लूज किए या बिना किसी एनर्जी गेन किए जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्राउंड स्टेट होता है। जैसे मान लो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट क्या है, तो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट तुम्हारा घर है, क्योंकि वहीं तुमको रहना है। अगर एनर्जी गेन किए तो कहीं बाहर घूमने गए, पैसा कौड़ी आया तो घूमने गए, तो वो एक्साइटेड स्टेट हो गया, पर फिर तुमको आना कहां है, तो घर में, दैट इज ग्राउंड स्टेट। कुछ उसी तरह इलेक्ट्रॉन जब अपने अपने एक्चुअल पोजीशन पे रहेगा, ना कोई एनर्जी गेन ना लूज, तो वो जो स्टेट है उसी को बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा, तो उसी से लेना देना दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, गेन करके क्या होगा, वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, जैसे कि लास्ट वाले पोस्टुलेट में हम लोग देखे थे। हायर एनर्जी स्टेट में जैसे ही जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। सबको समझ में आया? ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने नॉर्मल स्टेट में, ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यूज कर रहा है या गेन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोले ग्राउंड स्टेट या स्टेशनरी स्टेट। उसी स्टेट में वो घूमते रहेगा। बट अगर वो कहीं से एनर्जी गेन किया तो वो मूव करेगा किसमें, नेक्स्ट एनर्जी स्टेट, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी सिस्टम के पास दो स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, बोलता है, लास्ट पॉइंट बोलता है, लास्ट पोस्टुलेट इसका बोलता है कि ऑब्वियस है सेल्स बहुत सारा हो गया, तो अच्छा कोई भी सेल्स हम लोग परमिट कर देते हैं, तब कोई भी सेल होगा, कोई भी होगा, नहीं। वो बोलता है वही सेल्स परमिशेबल होंगे, मतलब उसी सेल्स को परमिट मिलेगा सेल नंबर के तौर पे जिसका एंगुलर मोमेंटम मतलब समझते हो, मान लो कोई भी स्पीसीज है, ध्यान देना, मान ले कोई भी स्पीसीज है। अब जरा ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन, ये मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा ऑर्बिट, और ये इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा। तो नॉर्मल मोमेंटम जो हम लोग शो करते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब कोई भी चीज एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। आई बात समझ में? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन तो रोड में तो चलता है नहीं, वो किस में चल रहा है, सेल में। सेल सर्कुलर होता है तो वहां पे क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम जब भी बात आएगा तो उस केस में बोल रहा है कि वही ऑर्बिट्स परमिशेबल होंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, h/2 पाई का। अब इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, मान लो किसी का कोई फर्स्ट शेल में, थोड़ा सा फिर से हम एक बार लेते हैं,
देखो किसी का मान लो फर्स्ट शेल है, ध्यान देना इधर थोड़ा सा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूं। जैसे मान लो ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये 3 सेल है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, कोई तो इसमें भी घूम सकता है, कोई इसमें भी घूम सकता है, यस और नो। अगर मेरा फर्स्ट शेल में घूम रहा है तो भाई उसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। क्या मेरी बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि अभी n का वैल्यू क्या है, 1 है। मान लो कोई सेकंड में घूम रहा है तो 2h अपॉन 2 पाई। मान लो कोई थर्ड में घूम रहा है तो 3h अपॉन 3 पाई, सॉरी 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ, हर कोई इसका मल्टीपल हो रहा है। पहला में 1 था, दूसरा में 2 हुआ, तीसरा में 3 हुआ, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल, h अपॉन 2 पाई का। इसीलिए mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। n क्या है, सेल नंबर। ध्यान रखना ये सेल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि भाई 2.5 मान लो 2.5 आया, वैल्यू 2.5 है, क्या 2.5 सेल होता है, नहीं, 1 2 3 4 इस ये सेल नंबर हो सकता है। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट यही है। क्लियर है सबको? फिर से एक बार 5th पोस्टुलेट, सिर्फ वही सेल्स परमिशेबल होंगे, सिर्फ वही सेल्स परमिशेबल होंगे जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा h अपॉन 2 पाई का। समझ में आई बात? तो ये था पोस्टुलेट्स। ये किसका पोस्टुलेट था, बोर का। बोर भाई बहुत बड़ा काम ये करके गए थे, क्योंकि इससे पहले इतना क्लियर कट एटम के बारे में कोई नहीं बताया था। तो भाई कुछ तो सक्सेस है उसका, ऑब्वियसली सक्सेस तो है ही, उसका भी जश्न मनना चाहिए। तो चलो हम लोग उसका सक्सेस पे कुछ जश्न मनाते हैं। तो सक्सेस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के क्या क्या सक्सेस थे? तो सबसे पहला सक्सेस वो मनाया क्या, खुशी, कि जो भाई रदरफोर्ड नहीं बता पाया था वो बोर बोला कि हम तो अच्छे से बताएंगे, और वो बोला कि बोर्स एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। मतलब बोर एटॉमिक थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो बोला था इलेक्ट्रॉन के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्बिट रहता है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट रहता है जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, बोर्स कंसेप्ट ऑफ एटम एक्सप्लेन सक्सेसफुली द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, इस पे कंप्लीट वीडियो नेक्स्ट वाला आने वाला है। भाई हर एटम का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम तो सबको बताए थे ना कि बहुत सारे अलग अलग एनर्जी के बेसिकली रेडिएशंस होंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पे। उसी तरह हर एटम का एक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। और बोर भी हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से, मतलब हाइड्रोजन एटम के अंदर कितने एनर्जी लाइंस है, उस एनर्जी लाइन का फ्रीक्वेंसी कितना है, वेवलेंथ कितना है, वो सारा चीज बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वही है, व्हेन एनर्जी फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स इज सप्लाइड टू इट, इट कैन एब्सॉर्ब द डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान ले कहीं से बाहर से हम किसी एटम को अगर आउटसाइड सोर्स से एनर्जी दे रहे हैं, वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और एब्सॉर्ब करके क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। क्या मेरी बात समझ में? जो सेकंड वाला पोस्टुलेट है कुछ उसी से मिलता जुलता है भाई। सच ए स्टेट ऑफ एन एटम इन विच द एटम possesses more energy than possessed in the ground state is called the excited state। मतलब जिस स्टेट में एटम ग्राउंड स्टेट से ज्यादा एनर्जी एक्वायर करेगा, ग्राउंड स्टेट में कुछ तो एनर्जी रहेगा ना, उससे जब ज्यादा एक्वायर कर लेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। भाई लैंग्वेज में, भाई चूंकि लैंग्वेज नोट्स के लिए काम आता है, मेन मुद्दा समझना है। चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे भी एक्साइटेड स्टेट है। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बोला, जैसे कि मान लो कोई हाइड्रोजन एटम है, उसका ग्राउंड स्टेट n=1 है, क्योंकि उसका फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है। उसका एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, n=2 भी एक्साइट हो गया, n=3 भी एक्साइटेड स्टेट होगा, n=4 भी एक्साइटेड स्टेट होगा। एक्साइटेड स्टेट तो भाई ग्राउंड स्टेट को छोड़ के ऊपर में जितना स्टेट है सब एक्साइटेड स्टेट है ना। तो वही चीज है, देखो thus for hydrogen atom first energy level n=1 is the ground state, जैसे वही चीज है। and the higher energy level n=2, n=3, n=4,
अगर n इक्वल टू 2 है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि एक के बाद दो, फर्स्ट एक्साइटेड, 2 के बाद 3 हो गया सेकंड एक्साइटेड, 3 के बाद 4 हो गया थर्ड एक्साइटेड। बात समझ में आ रही होगी। तो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो देखो इसी चीज को मान लो ये मेरा ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी तो हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे ये वाला ग्राउंड स्टेट हो चाहे, देखो E1 इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्राउंड स्टेट। एक में हम लोग लिए एक्साइटेड स्टेट क्या E2, एक में एक्साइटेड स्टेट क्या लिए E2 और एक में लिए E3। अच्छा E2 और E3 में ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा? ऑब्वियस सी बात है E3 का रहेगा, क्योंकि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे एक्साइटेड एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएगा, एनर्जी भी बढ़ते जाएगा। तो यहां पे क्या है कि मान लो इन दोनों के बीच का गैप जो है ये E2 ये E1, इसका एनर्जी गैप क्या है? डेल्टा E। तो मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है, थोड़ा सा इस चीज को मैं दिखाने की कोशिश करता हूं इससे। मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन अभी कहां है? यहां पे, ध्यान देना चीज को, ठीक है भाई। ये तो एक्साइटेड स्टेट है ना, मान लो तुम घूमने गए, एक्साइटेड हो गए, घूमने गए, घर तो कभी वापस आओगे ना, तो जैसे ही ये वापस यहां से यहां पे आएगा तो क्या करेगा? एनर्जी लूज करेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड पोस्टुलेट। हम लोग सेकंड पोस्टुलेट में इसी चीज को जिक्र किए थे। कितना लूज करेगा? hν। कितना लूज करेगा? hν। तो हम लोग बोल सकते हैं कि E2 माइनस E1 इक्वल टू hν, है ना? E2 माइनस E1 इक्वल टू hν। क्या ये बात समझ में आई? बात सबको क्लियर है? चलो अब एक सिमिलरली एक और चाहिए, यहां पे E3 है और यहां पे E1 है, E3 और E1 है। अब जरा ध्यान देना, E3 से E1 आ रहा है, ठीक है? तो अब भी देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा क्या E2 और E1 का और E3 E1 का डिस्टेंस दोनों सेम रहेगा? नहीं, इसका डिस्टेंस कम होगा, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना? तो लाइट का जो एनर्जी होगा वो भी तो डिफर करेगा ना, तो hν डैश कर दिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? उसमें क्या हो जाएगा? hν डैश। अब ध्यान से समझ, देखना भाई, डेल्टा E मतलब चेंज इन एनर्जी E3 माइनस E1 इक्वल टू hν डैश। इसका मतलब क्या समझा? वो इससे यही बताना चाहा कि भाई अगर एनर्जी लेवल का डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग होगा तो लाइट जो रिलीज करेगा वापस आने में वो भी एनर्जी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि सब में hν चल देगा, नहीं, किसी में hν होगा, किसी में hν डैश होगा, किसी में hν डबल डैश होगा। ये डिपेंड करेगा एनर्जी, सॉरी, कहां से इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। क्या मेरी बात सबको ये समझ में आया? सबको ये क्लियर है? आई होप सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पोस्टुलेट है, सॉरी नेक्स्ट जो सक्सेस है बोर का, वो है बोर जो है ना बहुत सक्सेसफुली कुछ चीजों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन था वो क्या किया? किसी भी सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था बोर का। मान लो किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उस सेल का रेडियस कितना होगा, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना होगा। आई बात समझ में? उसके बाद मान लो ये जो एनर्जी है इसका लाइट का वेवलेंथ कितना होगा। तो ये सारा चीज कौन बताया था? बोर। जैसे यहां पे देख रहे हो, बोर्स थ्योरी हेल्प इन कैलकुलेटिंग द एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज या एटम। अच्छा एक बात बताओ, ये हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? हाइड्रोजन एटम तो सबको समझ में आता है कि H का जिसका एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है? तो देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब वैसा कोई भी एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। समझ में आई बात? वैसा कोई भी एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम बोल सकते हैं कुछ ऐसा, जैसे हीलियम प्लस, हीलियम का कितना? 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 प्लस हो गया, दैट इज हाइड्रोजन लाइक। लिथियम 2 प्लस, हाइड्रोजन लाइक। बेरिलियम 3 प्लस, हाइड्रोजन लाइक। इवन कार्बन 5 प्लस, हाइड्रोजन लाइक। इवन यूरेनियम 91 प्लस, ये भी हाइड्रोजन लाइक। तो कोई भी स्पीशीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आयन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो सारे किसके तौर पे आ जाएंगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। आने वाले टाइम में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हुआ किसके लिए? किसके लिए? बोर के लिए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन्स पे बात ही नहीं कर पाए। आएंगे जब हम लोग नेक्स्ट
ये में आएंगे उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अभी स्पेक्ट्रम इसके बाद बताएंगे और स्पेक्ट्रम वाले लेक्चर में ही हम लोग लिमिटेशन को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज किसको बोलते हैं, सबको समझ में आ गया होगा। जिस कोई भी स्पीशीज व्हिच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, कोई भी स्पीशीज व्हिच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टुलेट पढ़ लिए, पोस्टुलेट में 5 पोस्टुलेट हुआ, सक्सेस में तुम्हारा 3 सक्सेस हो गया। अब इस सक्सेस के बिहाफ में क्या मिला, तो एक कमाल का चीज मिला और वो है दिस। ध्यान से देखो, ये एक बहुत बड़ा चीज फोर्स दे गया। बोलो सर ये क्या दिया, ध्यान से देख, तुमको किसी भी सेल का रेडियस पता करना है वो दे दिया भाई। आराम से किसी सेल का रेडियस पता करना कैसे करेंगे, सीधा सीधी। और ये दोनों के लिए काम है, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, क्योंकि यहाँ Z है एटॉमिक नंबर, Z इज द एटॉमिक नंबर। तो अगर हम यहाँ पे मान लो हमको सेकंड सेल का चाहिए, रेडियस कितना होता है, ठीक है, हीलियम प्लस का सेकंड सेल का चाहिए, तो n का वैल्यू 2 करेंगे, Z का वैल्यू 2 करेंगे, हमको रेडियस मिल जाएगा, इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम कर देंगे। तो जरा सोचो ये कितना बड़ा अचीवमेंट था टुवर्ड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में अलग ही एक भूचाल आ गया कि भाई सबको एनर्जी पता करने लग गया, सारे सेल्स का एनर्जी, हाइड्रोजन का एनर्जी कितना होता है सारे सेल्स का। हाँ, ये मान सकते हैं मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं करेगा, पर ठीक है, कम से कम कुछ में तो किया। उससे पहले तो किसी को ये पता ही नहीं था इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है किस वेलोसिटी से घूम रहा है। भाई अगर सेल का साइज बढ़ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा कि घटेगा, एनर्जी अगर मान लो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल होगा तो उसका एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा, किसी को कुछ पता नहीं था। पर बोर एक ऐसा पहला इंसान था जो इस ये फील्ड में बहुत बड़ा एक काम किया, और वो ये सारे फॉर्मूलाज के थ्रू वो सारे क्वेश्चंस को कवर कर दिए जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कैसे होता है, कैसे हम लोग रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एटम का साइज तो ऐसे ही छोटा होता है। अब रेडियस कहां से कौन सा स्केल और ये लेके जाएंगे। तो भाई बोर ये बहुत बड़ा एक काम करके गया इस बिहाफ में, और इसके लिए हम लोग को बोर का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि अगर बोर नहीं आता तो बहुत सारा किसी को, आज तो हम लोग बहुत सारा मॉडल पढ़ लेते हैं, बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो बोलते हैं डी ब्रॉगली, तो हाइजेनबर्ग। अगर बोर कभी इस चीज को नहीं बताया होता तो ये सारा भी कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, जिक्र ही नहीं होता। आई बात समझ में। तो ये सारे चार्ट, इससे ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन है। आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अभी टॉपिक पूरा कवर नहीं हुआ। इसके बाद आएगा तुम्हारा स्पेक्ट्रम, जो आज वाले लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम पे, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद तुम्हारा जो भी स्पेक्ट्रम पे पूरा डिटेल में वीडियो बनेगा। उसके बाद उसी दिन आएगा लिमिटेशन ऑफ बोर, ठीक है। अगर वीडियो का कंटेंट अगर सही है, अगर उतना रहा तो उस दिन हो सकता है एमसीक्यू आएगा, नहीं तो इसका कंप्लीट का एक एमसीक्यू का अलग हम लोग ये करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू का कंप्लीट एक वीडियो बनेगा जो अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का बनेगा, या उसमें हम लोग कोशिश करेंगे जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, ग्रेजुएशन से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, ये सारे को हम लोग कोशिश करेंगे उसमें कवर करने का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रहते हैं। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सबको, अगर किसी को किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप एकदम कमेंट कर सकते हो कि भाई यहाँ पे डाउट है, थोड़ा सा आप यहाँ पे बता दो। एकदम आपको विद इन, बोल तो नहीं सकते 5-10 मिनट में रिप्लाई मिलेगा, पर विद इन 24 आवर्स एकदम पक्का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू सबको। प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, और सारे दोस्तों यारों में प्लीज चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।